हाय गाइस। इंग्लिश ग्रामर में अगर सबसे कठिन कोई कार्य होता है तो वो होता है ट्रांसलेशन। क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तब हमको ग्रामर की एक एक चीज को उसके अंदर यूज करना होता है। इंग्लिश ग्रामर में हम जो भी सीखते हैं हर चीज का एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। इसलिए अपने मन में ये कभी मत लाया करिए कि हमारे लिए ये कठिन है तो इसको हम छोड़ दें। हर चीज को सरल बनाने का प्रयास कीजिए और आपके इस प्रयास में हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए। तो आज हम सभी लोग एक स्टोरी बनाएंगे हिंदी टू इंग्लिश और उन छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देंगे जो एक स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में हमारे सामने आती है। हम लोग अब स्टोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य हमारा ये है, प्रातः काल का टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। अब इस वाक्य को ध्यान दें। प्रातः काल का टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि वाक्य दो तरह के होते हैं। एक वे वाक्य जिनमें कोई ना कोई कार्य किया जाता है, जैसे घूमना, टहलना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, देखना, इस तरह से। और दूसरे वो वाक्य होते हैं जिनमें कोई कार्य नहीं होता है बल्कि हमको कुछ बताया जाता है, जैसे यह मोहन का घर है, यह सीता की किताब है, यह एक प्रसिद्ध नगर है। तो जिनमें कोई कार्य होता है हम उन वाक्यों को कहते हैं सकर्मक, और जिनमें कोई कार्य नहीं होता है वो वाक्य कहलाते हैं अकर्मक। अब हम यहाँ पर आ जाएं। ट्रांसलेशन जब भी बनाइए सबसे पहले हिंदी के वाक्य के अंत में देखिए। अंत में क्या लिखा है? है के पीछे क्या लिखा है? उपयोगी। उपयोगी को अंग्रेजी में कहते हैं यूजफुल। यूजफुल का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है। तो हमारी क्रिया सिमट करके आ गई सिर्फ है पर, यानी इज। अब क्या है? उपयोगी है। अब इसका सब्जेक्ट पता लगाइए, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो सीधे वर्ब से कनेक्टेड होता है। हम ये पता लगाएं कि क्या उपयोगी है, तो हमको इतनी सी बात मालूम पड़ेगी कि प्रातः काल का टहलना, तो यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ग्रामर में ट्रांसलेशन करते समय ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए कि किसी भी वाक्य में सिर्फ दो चीजों का सबसे ज्यादा महत्व होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब का। उसके बाद में हम आगे पीछे कुछ कर भी अगर देते हैं तो हमारे वाक्य के अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है। तो सेंटेंस बिल्डिंग के टाइम पर हमको ये सबसे पहले देखना होता है कि हमारी वर्ब क्या है और वो वर्ब किसको लीड कर रही है, वो सब्जेक्ट है। हम दो चीजों को सबसे पहले लिखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रातः काल का टहलना। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे हम लोग कि प्रातः काल का टहलना। इंग्लिश हमेशा उल्टी ओर से बनाते हैं, यानी इस सब्जेक्ट को अगर हम इंग्लिश से बदलें तो टहलना पहले लिखेंगे। अब टहलना एक कार्य है लेकिन क्रिया नहीं है। ये कार्य को दर्शा रहा, कार्य का रूप है टहलना, टहल रहा नहीं है। वर्ब तो हमारी है, लेकिन टहलना मतलब ये नॉन फिनिट है। नॉन फिनिट का मतलब ये हुआ कि वे शब्द जो वर्ब से बने होते हैं लेकिन वर्ब की जगह पर प्रयोग नहीं होते हैं, उनको नॉन फिनिट्स कहते हैं। टहलना एक क्रिया है लेकिन इस वाक्य में क्रिया है। टहलना को वर्ब की तरह नहीं यूज करना है, इसलिए टहलना शब्द हो गया नॉन फिनिट्स। और नॉन फिनिट्स दो होते हैं, एक होता है जीरंड, एक होता है इन्फिनिटिव। यहां पर हम दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। इन्फिनिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है, जैसे टू वॉक।
हम यहाँ पर वो भी यूज कर सकते हैं। टहलना जीरंड के रूप में अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे वॉकिंग। हम यहाँ जीरंड का प्रयोग कर लेते हैं, यानी WALKING वॉकिंग। अब उसके पीछे लिखा है प्रातः काल का। प्रातः काल या सायंकाल यानी सुबह शाम, यहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग फिक्स होता है, जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, यानी इन ही लगेगा। तो प्रातः काल है तो हम कहेंगे इन द मॉर्निंग। तो हमारा इतना हिस्सा बन गया जो हमारा सब्जेक्ट था कि प्रातः काल का टहलना, और हमारी अंग्रेजी बन गई वॉकिंग इन द मॉर्निंग। क्रिया हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि वो है यानी इज। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज। अब है के पीछे लिखा है उपयोगी। उपयोगी भाई शब्द है, लेकिन हम ये भी ध्यान दें कि उपयोगी के पीछे वाला शब्द कहीं इसी से जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो हम देखते हैं बहुत शब्द जो है वो किसी और के लिए नहीं है, वो उपयोगी के लिए ही प्रयोग किया गया है कि बहुत उपयोगी। तो बहुत, ये जो एडजेक्टिव्स को कहें या एडवर्ब कह लें, इसका प्रयोग यूजफुल के साथ में किया जाएगा। तो हम इसको कहेंगे वेरी यूजफुल। वेरी यूजफुल। फिर लिखा है स्वास्थ्य के लिए। के लिए प्रीपोजिशन आ जाएगी फॉर, और स्वास्थ्य की अंग्रेजी होती है हेल्थ। तो हम लिखेंगे फॉर हेल्थ। फॉर हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए। हमारा वाक्य बन गया प्रातः काल का टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। अब हम आते हैं इस पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस के ऊपर। वाक्य कह रहा है प्रातःकालीन वायु, प्रातःकालीन शुद्ध वायु न केवल फेफड़ों को शुद्ध करती है, अपितु हमें नव जीवन प्रदान करती है। अब यहां पर देखिए, हम फिर वाक्य बना रहे हैं। हर वाक्य में हम वही नियम अप्लाई करेंगे ताकि हमारा कार्य आसान रहे। सबसे आखिरी में जाइए, है के पीछे शब्द करती यानी करना, ये भी कार्य से जुड़ा होता है, वर्ब का हिस्सा है। अब करना भी क्या, उसके पीछे देखिए प्रदान। प्रदान करती है, यानी हमारी वर्ब जो है ये प्रदान करने का मतलब होता है देना। तो देना एक क्रिया है। देना को हिंदी भाषा के हिसाब से थोड़ा सा बदल करके लिखा गया है प्रदान करना। प्रदान करती है, यानी ये वाक्य सकर्मक है, यहां पर कुछ किया जा रहा है। नव जीवन प्रदान करती है। अब प्रदान करती है कौन? तो प्रातःकालीन शुद्ध वायु। वाक्य थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें देख लेते हैं कि बीच में कामा लगा हुआ है। अब कामा लगा हुआ है तो ये वाक्य दो टुकड़ों में बट जाता है। यानी कामा के पहले देख लीजिए, शुद्ध करती है। शुद्ध करती है ये भी वर्ब है हमारी, यानी ये क्रिया है शुद्ध करना। दूसरा का वाक्य है जिसमें कह रहा है प्रदान करती है, तो प्रदान करना क्रिया हो गई। तो अब इसको हम कामा से पहले का वाक्य और कामा के बाद का वाक्य। कामा से जब वाक्य बटा होता है तो कोई कंजक्शन जरूर होता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है अपितु, तो हम ये कहते हैं फ्रेश एयर, शुद्ध वायु। प्रातःकालीन यानी सुबह के समय की बात वही आ गई, सुबह के समय से पहले इन लगता है, तो फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, या ऑफ भी लगा सकते हैं हम यहां पर, इन द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए हमने पहले ही कंफर्म कर लिया कि ना केवल बल्कि भी या अपितु ये शब्द होगा, तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हमेशा करेंगे। याद रखना है इस बात को। तो क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होगा कैसे? अगर दोनों वाक्यों में दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो नॉट ओनली को लिख करके तब सब्जेक्ट लिखा जाएगा,
और बट आल्सो के बाद में दूसरा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्य एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, तो जैसे गणित में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, वैसे ही हम लोग अंग्रेजी में भी इतना शब्द यानी सब्जेक्ट को हमने कॉमन ले लिया कि ये दोनों के लिए शामिल है। तो फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, नॉट ओनली क्योंकि क्रियाएं दो हैं, एक शुद्ध करना, एक जीवन प्रदान करना। शुद्ध करती है, मेक, क्योंकि हवा एक वचन है तो मेक में एस लगा देंगे। मेक्स किसको, भाई मेक्स माने बनाती है। फेफड़े को कहते हैं लंग्स, तो नॉट ओनली मेक्स आवर लंग्स, शुद्ध करती है। तो नॉट ओनली मेक्स आवर लंग्स प्योर, माने शुद्ध करना। हेल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग not only makes our lungs pure but also, ये हमारी अपितु की अंग्रेजी हो गई, बट आल्सो हमें नव जीवन प्रदान करती है। तो पहले भाई बट आल्सो, क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन हो चुका है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बारी होती है। प्रदान करती है, ती है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। गिफ्ट्स हमें, अस ऑब्जेक्ट हो गया। अगर कोई प्रोनाउन होता है तो वो हम पहले लिखते हैं। तो क्योंकि सब्जेक्ट फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग शुरुआत में लिख दिया हमने, बट आल्सो कंजक्शन था, सब्जेक्ट हमें दोबारा लिखना नहीं था, तो बारी आई वर्ब की। वर्ब है प्रदान करती है, तो गिफ्ट्स, क्योंकि एक वचन हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है हमें यानी अस। नवजीवन अर्थ निकालिए, नया जीवन। तो न्यू माने नया, लाइफ माने जीवन। हमारे वाक्य की अंग्रेजी बन गई, प्रातःकालीन शुद्ध वायु न केवल फेफड़ों को शुद्ध करती है अपितु हमें नव जीवन प्रदान करती है। फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग नॉट ओनली मेक्स आवर लंग्स प्योर बट आल्सो गिव्स अस न्यू लाइफ। हमारा अगला वाक्य, हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। ध्यान दें, ग्रामर में जब तक हम पूरा ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम घबराते रहेंगे, डर बना रहेगा और हम बना नहीं पाएंगे वाक्य। और जिस दिन से समझना शुरू कर देंगे उस दिन से चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो बार बार हम वहीं फोकस करेंगे। हमारा वाक्य है, हम सबसे अंत में आते हैं, है। इसके पीछे का शब्द है जाता, यानी जाता है। जाता के पहले लिखा है हो। अब हो का इसके पिछले शब्द से कोई मतलब नहीं है, यानी हो जाता है, होना। बी माने होना। तो होने से जितने भी शब्द बनेंगे उन सब की अंग्रेजी बी या बी से ही बनेगी। अब हो जाता है क्या, ये सब्जेक्ट बताएगा। हमारा मन हो जाता है, तो हमारा मन हमारे वाक्य का हो गया सब्जेक्ट। और अगर हम लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब दो चीजें जस्टिफाई कर ली, ये समझ लीजिए कि हमारा ट्रांसलेशन 80% बन गया। तो हम हमारा मन की अंग्रेजी लिखेंगे हमारा मन, यानी आवर मन। मन को क्या लिखा जाएगा, मन मतलब माइंड। मन के लिए हम लोग हार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइंड ज्यादा सुटेबल रहता है। मन, तो आवर माइंड हो जाता है। अब आवर माइंड भी एक वचन है, हो जाना, बिकम या बिकम्स या इज भी लगा सकते हैं। बिकम्स ज्यादा सुटेबल है, जो थोड़ा सा बड़ी वर्ब को लीड करता है। तो हम लिखेंगे बिकम्स, आवर माइंड बिकम्स। अब हो जाता है कि पीछे क्या लिखा हुआ है, प्रफुल्लित। अब देखिए प्रफुल्लित बहुत आसान शब्द है, सभी को पता होगा, लेकिन जिस रूप में लिखा हुआ है उससे लोग घबरा जाएंगे कि अरे प्रफुल्लित शब्द का मतलब क्या होगा। प्रफुल्लित का मतलब है प्रसन्न।
और प्रसन्न की अंग्रेजी सब जानते हो, हैप्पी। तो आवर माइंड बिकम्स जॉयफुल लिख दें या हैप्पी लिख दें और फुल स्टॉप लगा दें। हमारा मन भी, क्योंकि भी आ गया, हमने भी को इसमें नहीं लिखा है। भी मतलब हम आल्सो का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद में हम इसको लिख दें आल्सो। आवर माइंड आल्सो बिकम्स हैप्पी। अब हम अपने अगले वाक्य पर आते हैं। यही कारण है मैं नित्य प्रति नियमित रूप से टहलने जाता हूं। एक बात ध्यान दीजिए, वर्ब हम आखिरी में देखेंगे, निश्चित सी बात है, हूं, जाता, टहलने जाता। तो टहलना ये वर्ब में इंक्लूड नहीं होगा, जाता हूं ये हमारी वर्ब है। और हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पर जितने भी वाक्य हैं, ता है, ती है, ते है पर आ रहे हैं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को लीड कर रहे हैं। इसमें एक टुकड़ा है यही कारण है। यही कारण है, इस शब्द की इंग्लिश सब लोग ध्यान कर लें, दिस इज व्हाई। इसका मतलब होता है यही कारण है। ये हमेशा हम लोग लिखेंगे, इसीलिए इसको भी हम दिस इज व्हाई लिख सकते हैं। यही कारण है, दिस इज व्हाई, यही कारण है। अब हम बाकी वाक्य को देखते हैं। जाता हूं, कौन? मैं। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो भाई आई है, हमने लिख दिया जाता हूं। अब गो माने जाना होता है, आई बहुवचन की तरह ट्रीट की जाती है, इसलिए इसके साथ में एस या एस नहीं बढ़ाना है। आई गो। जब भी टहलने का बात आए और गो वर्ब हो तो फॉर ए डब्ल्यू ए एल के पूरा लिखेंगे टहलने के लिए, फॉर ए वॉक। दिस इज व्हाई आई गो फॉर ए वॉक। नियमित रूप से, नित्य प्रति, दो शब्द हैं, नित्य प्रति और नियमित रूप से। नित्य प्रति और नियमित रूप लगभग एक ही अर्थ को रखते हैं, लेकिन नित्य प्रति का मतलब है प्रतिदिन, और नियमित रूप से एक नियम बना करके, रेगुलरली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो फॉर ए वॉक डेली, DAILY, डेली माने होता है प्रतिदिन, मतलब नित्य प्रति, और नियमित रूप से को हम कहेंगे रेगुलरली। हमारा वाक्य बन गया। अगला वाक्य, कुछ लोग देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। कुछ लोग, सबसे अंत में आवे हैं, क्या हैं? रहते, रहना भी क्रिया से जुड़ा होता है, पड़े रहना। तो पड़े रहना, पड़े रहने की इंग्लिश क्या होगी? ये हमारी वर्ब है, पड़े रहना। जैसे हमने कुछ चीज पड़ी है, सड़क पे कुछ पड़ा है, जमीन पे कुछ पड़ा हुआ है, फर्श पे कुछ पड़ा हुआ है, अक्सर हम लोग ये लोग बोलते रहते हैं। कभी सोचा है कि ये पड़े रहने की अंग्रेजी क्या होगी? दरअसल जब कोई चीज पड़ी हुई अवस्था में होती है, उसकी अवस्था को हम लेटी हुई अवस्था को मान लेते हैं, और LAY ले माने होता है लेटना। तो बिस्तर में पड़े रहना या बिस्तर पर लेटे रहना, दोनों एक ही बात है। तो अब ध्यान रख लें कि पड़े रहना या लेटे रहना, दोनों का एक ही शब्द होगा, ले। कुछ लोग देर तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं। अब पड़े रहते हैं एक आदत को दिखा रहा है, ये किसी एक व्यक्ति की क्रिया नहीं है, यहां पे बता रहा है आदत। और कौन पड़ा रहता है? कुछ लोग। तो हम इस वाक्य को बनाते हैं। सब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दीजिए, सब्जेक्ट इसका आसान है, हम कहेंगे सम पीपुल। पड़े रहते हैं, जब आदत दिखानी हो तो हम कह देंगे कीप। कीप वर्ब का ये आदत दिखाएगा, और साथ में जिरंड का प्रयोग कर दीजिए, LAYING, लेइंग। कीप लेइंग मतलब पड़े रहते हैं। सम पीपुल कीप लेइंग, बिस्तर पर, ऑन द बेड, है ना। देर तक, तक, टिल लेट, टिल माने होता है तक, और देर को हम लोग लेट कहते हैं, तो हम कहेंगे टिल
लेट। और ये हमारा वाक्य बन गया, सम पीपुल कीप लेइंग ऑन द बेड टिल लेट। हमारा अगला वाक्य है, यह एक बुरी आदत है। एक कॉमन सा अकर्मक वाक्य है क्योंकि इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, कुछ बताया जा रहा है। यह है यह, यानी ये हमारी सब्जेक्ट और वर्ब हो गई। हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, दिस इज एक बुरी आदत, ए बैड हैबिट। हैबिट माने होता है आदत। दिस इज ए बैड हैबिट, हम दिस की जगह पर इट का प्रयोग कर सकते हैं कि इट इज ए बैड हैबिट। हमारा अगला वाक्य, हम सबको इससे बचना चाहिए। चाहिए आ गया, चाहिए, इसमें हम यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, चाहे जहां पे आ जाए चाहिए, एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है शुड। यानी शुड हम सब जगह लगा सकते हैं, हमें उसमें डिफरेंस देखने की आवश्यकता नहीं है कि वो चाहिए कैसा है, किसी नैतिकता को दिखा रहा है या किसी और चीज को दिखा रहा है। तो जब तक हम बहुत ज्यादा अनुभव ना कर लें, हमें चाहिए कि वैरायटीज पे नहीं जाना है। सिंपली बात है कि हम शुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है हम, वी, हम अंग्रेजी बनाते हैं इसकी, हम कहेंगे वी, चाहिए, OULD, शुड, वी शुड, हमें चाहिए, बचना इससे, तो वी शुड, बचना। बचने की अंग्रेजी होती है ESCAPE, escape। देखिए मीनिंग्स वो चीजें हैं जो तुम्हें याद करनी है, बाकी समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि अगर मीनिंग नहीं आती है तो बात वही हो जाएगी, काला अक्षर भैंस बराबर, तब हम कुछ नहीं बता सकते आपको। लेकिन अगर मीनिंग आती है तो मैं जो भी बता रहा हूं वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो वी शुड एस्केप इससे, इससे मतलब से की अंग्रेजी होती है फ्रॉम, तो FROM, फ्रॉम, इट, इससे, फुल स्टॉप लगा दो। हम सबको, हम सबको को हम इसमें इंक्लूड, क्योंकि वी बहुत सारे लोगों के लिए वैसे भी होता है, तो वी में ऑटोमेटिक सबको अर्थ आ जाता है। हमारा अगला वाक्य है, देर तक सोने के कारण हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और दिन भर आलस्य घेरे रहता है। वाक्य थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है कि इसको देख करके कुछ लोग घबरा जाएं कि भाई ये तो बड़ा बड़ा वाक्य है, इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन नहीं, हमें कभी भी घबराना तो है ही नहीं। स्टडी उनके लिए कतई नहीं है जो घबराते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, बड़ा कैसे हुआ, देर तक सोने के कारण एक रीजन हो गया, यानी इतना हिस्सा हमारा एक अतिरिक्त हिस्सा है जो किसी कारण को दर्शा रहा है और ये सबसे पहले बनेगा भी। मुख्य वाक्य है हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, और से हम इसको अलग कर लें। और क्या है? कंजक्शन है। और अगर लगा हुआ है, आप समझ जाइए कि ये वाक्य कंपाउंड है। सब चीज धीरे धीरे सीखिए। और यानी एंड जो है ये कंपाउंड बनाता है। तो हमारा ये सेंटेंस कंपाउंड है और इसमें हम बड़ा क्यों है ये देख रहे हैं। देर तक सोने के कारण, ये कोई रीजन है। अगर किसी वाक्य में रीजन लगा हुआ है तो सबसे पहले लिख दीजिए हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। हो जाता है होना, बी वाला हो जाएगा। और क्या हो जाता है? हमारा शरीर होता क्या है? शिथिल। तो हम पहले इसको ऐसे बनाते हैं, देर तक सोने के कारण। के कारण की अंग्रेजी होती है ड्यू टू। हम लोग लिख देंगे ड्यू टू। देर तक सोना बन गया लेट, SLEEP, ड्यू टू लेट स्लीप, कामा लगा देंगे। हमारा शरीर हो जाता है, ये सब्जेक्ट और वर्ब है। हमारा शरीर, आवर, BODY, बॉडी, हो जाता है। एक वचन सब्जेक्ट हो, बिकम्स, शिथिल मतलब ढीला ढाला, मतलब लूज, LOOSE, लूज, एंड और कंपाउंड का कंजक्शन है। दिन भर आलस से घेरे रहता है। देखना शब्द यहां पर क्या है, दिन भर, ऑल डे, आलस से लेजीनेस, और घेरे रहता है। ये हमारे वाक्य के साथ कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है।
कि आलस से घिरे रहना मतलब क्या होता है, शरीर आलस्य को महसूस करता है। आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे चारों ओर आके खड़ी हो जाए। तो हिंदी के शब्दों का मतलब भी एंड और फील्स, यहां पर घेरे रहना, महसूस होना, इन सब के लिए हम लोग थोड़ा सा सेंस लगा करके ट्रांसलेट करेंगे। एंड फील्स आलस्य, लेजीनेस, या एंड फील्स लेजी, और दिन भर आलस्य महसूस करता है। ऑल डे पूरे दिन, एंड फील्स लेजी ऑल डे, और पूरा दिन आलस्य महसूस करता है। अगला वाक्य, काम करने में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है, मन नहीं लगना, देखिए मन का लगना ये जस्टिफाई नहीं होता है। काम करने में ये में लगा हुआ है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन वाला सेक्शन है। मुख्य क्रिया है। तो क्या है, लगता है। क्या लगता है, नहीं मन, तो हमारा सब्जेक्ट है मन। तो मन नहीं लगता है, इसको हम कहेंगे कि हम नहीं पसंद करते हैं, या हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते हैं काम करने में। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, हम, है ना, मन नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन बात तो हमारे ऊपर आ रही है। तो हम कहेंगे वी डू नॉट लाइक टू वर्क। वी डू नॉट लाइक टू वर्क, हम नहीं चाहते हैं। टू वर्क माने कार्य करना। या फिर इसको हम ये भी बना सकते हैं कि वी डू नॉट टेक, वी डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन वर्क। ये दो वाक्य हैं कि हमें कार्य करने में मन नहीं लगता है, तो वी डू नॉट लाइक टू वर्क, या वी डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन वर्क। उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी, और एक स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं वो भी आप लोगों की समझ में आई होंगी। हम आने वाली वीडियोस में लगातार ऐसी ही स्टोरियों को आपके सामने लाकर रखते रहेंगे, और उनके ट्रांसलेशन में जो बारीकियां होती हैं वो भी बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लाइक बटन को दबा देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।